यूपी गंगा, मैं हूँ स्नेहलता और सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी हैं। खबर आयुषी के पास है। जी आयुषी। बिल्कुल स्नेहलता, चलिए सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सॉल्वर गैंग सरगना सुमित मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले थे गैंग के निशाने पर और पैसे का लालच देकर छात्रों को सॉल्वर बनाते थे। सॉल्वर बनने पर होटल, गाड़ी सब मुहैया करवाया जाता था। मनचाही खरीदारी के लिए एटीएम कार्ड देकर शॉपिंग भी कराते थे। सोनीपत, दिल्ली, पटना, गाजियाबाद, उत्तराखंड के संस्थान पर भी इनकी नजर थी और स्टूडेंट्स की कुंडली तैयार कर सौंपी जाती थी गैंग लीडर सुमित को। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवा भी इनके निशाने पर रहते थे और एसटीएफ बागपत सुमित की तलाश में दे रही है दबिश। तो देखिए जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और चलिए सनुज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनुज, देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो नई नई परतें हैं पूरे मामले पर अब खुलती जा रही हैं, और क्या कुछ फिलहाल पूछताछ में सामने निकल कर आया है? हाँ, देखिए जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। और देखिए एक बहुत बड़े जो सिंडिकेट का खुलासा है वो सुमित की गिरफ्तारी के बाद हो पाएगा। जो एसटीएफ है, मेरठ एसटीएफ है, वो लगातार सुमित की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। नए नए खुलासे सामने हो रहे हैं। आप ये देखिए कि जो सुमित है वो कितना बेहद शातिर है। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा जो सदस्य हैं वो बताए जा रहे हैं। और जो एसएससी सिविल की परीक्षा दे रहे जो छात्र होते हैं वो निशाने पर रहते थे। गैंग अपने लोगों को उन जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहां पर एडमिशन करा देता था और वहां जो वो गुर्गे होते थे वो पूरे इंस्टीट्यूट में जितने छात्र पढ़ रहे हैं उनकी पूरी कुंडली बनाकर सुमित को सौंपते थे। और उसके बाद वहां से पूरा खेल शुरू होता था कि कैसे उन लोगों को बरगलाया जाए, कैसे अपने गैंग में सॉल्वर बनाया जाए, कैसे उनको लालच दिया जाए। और ये बात भी निकलकर सामने आई है कि अपना भरोसा जीतने के लिए उनको बाकायदा एटीएम दे दिया जाता था कि वो कितनी भी खरीदारी कर लें। जब सॉल्वर को कहीं भेजा जाता था तो होटल में रुकने का, महंगे होटलों में रुकवाया जाता था, उनको गाड़ी मुहैया कराई जाती थी। जितनी रकम कही जाती थी नाम के तौर पर उससे ज्यादा रकम दी जाती थी। अगर बात करें पटना की, बिहार की, दिल्ली की, राजस्थान की, गाजियाबाद की, उत्तराखंड की और हरियाणा की, सोनीपत खास तौर से यहाँ के जो बड़े संस्थान है वहां पर एक बहुत बड़ी घुसपैठ इसके गुर्गों ने कर रखी थी और वहीं से ये पूरा सिंडिकेट चलने का काम करता था। सॉल्वर गैंग दो काम किया करता था। जो सुमित के दो गैंग अलग अलग काम करते थे, एक सरकारी नौकरी चाहने वाले लोगों को ढूंढा करता था और जो दूसरा गैंग है वो संस्थानों में घुसपैठ करके ये देखा करता था कि कौन लड़का मजबूर है, कौन लड़का गरीब है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन परीक्षा को पास कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है वो सुमित चला रहा था। अभी तक जो सॉल्वर गैंग की आपने देखा कि मेरठ एसटीएफ से जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की, उनके बाद कई और बातें निकलकर सामने आई है और उम्मीद की जा रही है कि बागपत के हेवा गांव का जो रहने वाला सुमित है जल्दी उसको एसटीएफ गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद कई और बड़े। चलिए बहुत बड़ा नेटवर्क तो ये था सनुज, लेकिन देखने वाली बात है कि मास्टरमाइंड तक आखिरकार पुलिस कब तक पहुंच पाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बताया यह जा रहा है कि अब्बास नए पुलिस कमिश्नर यानी कि एसबी शिरोडकर की हिट लिस्ट में शामिल है और कुर्सी संभालते ही कमिश्नर शिरोडकर ने अब्बास अंसारी की फाइल भी मंगाई है। अब्बास के खिलाफ लखनऊ की महानगर और हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास को पकड़ने के लिए नए पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों से भी चर्चा की है। अब्बास को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें भी बनाई गई है और आज से ये टीमें दबिश का सिलसिला शुरू करेंगी। तो देखिए अब्बास अंसारी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन नए कमिश्नर नियुक्त होते ही एक्शन में अब दिखाई दे रहे हैं। फाइलें मंगाई गई हैं अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई और अब ये माना जा रहा है कि आज से ही नए तरीके से जो टीमें हैं वो दबिश का सिलसिला शुरू करेंगी। बिल्कुल, और इसके मायने क्या हैं, ये होगा कैसे, संकेत कैसे मिल रहे हैं, ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, क्योंकि उनके पास ग्राउंड की तमाम अपडेट आ रही हैं, इंटरनल अपडेट आ रही हैं। क्या पता चल रहा है विवेक इस पूरे मामले को लेकर के? स्नेहलता, अब्बास अंसारी को इसके पहले पुलिस कमिश्नर थे डीके ठाकुर, उन्होंने भी कोशिश की ग्रैब करने की, पकड़ने की, तमाम दबिश दी गई लेकिन वो नहीं मिला। चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामला चल रहा है शस्त्र के लिए धोखाधड़ी का, जो महानगर कोतवाली में एफआईआर है, तो अब्बास को लगातार नोटिस दी जा रही थी, समन किए जा रहे थे, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, एनबीडब्ल्यू जारी किया
कुर्की का नोटिस भी जारी किया, इसके बाद भी वो हाजिर नहीं हुआ। तो महानगर पुलिस को एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको 27 जुलाई तक पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए। हालांकि पुलिस नहीं पकड़ सकी अब्बास को। गाजीपुर, मऊ, दिल्ली, उसके तमाम ठिकानों पर, जो लखनऊ में भी तमाम ठिकाने हैं, वहाँ दबिश दी गई, नोटिस चस्पा किए गए, उसको हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन अब्बास अंसारी फरार है। यानी भगोड़ा कोर्ट उसको भगोड़ा घोषित कर चुकी है। अब डीके ठाकुर चले गए, नए कमिश्नर एसबी शिरडकर ने कमान संभाली है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अब्बास अंसारी को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना, क्योंकि जब पिछली बार असफलता हाथ लगी थी तब पुलिस ने एक रिक्वेस्ट किया था, एक अर्जी दी थी कोर्ट में और ये कहा था कि थोड़ा समय दे। तो कोर्ट ने 10 अगस्त तक का समय दिया है, यानी आज से ठीक एक हफ्ते से ज़्यादा का समय पुलिस के पास है। लेकिन शिरोडकर के लिए चैलेंज है अब्बास अंसारी, उसको पकड़ना है। आज उसके ठिकानों पर, तमाम ठिकानों पर जो खुफिया सूत्र हैं हमारे, वो जो पुलिस के सुरागरसी करते हैं, पतारसी करते हैं, जो मुखबिर हैं, उन्होंने बताया है कि कल ही रात में शिरोडकर ने सारे पेपर्स देखे, सारे कागज़ देखे। अब्बास के खिलाफ 2 एफआईआर है, एक महानगर कोतवाली में है जो शस्त्र से संबंधित है और दूसरी एफआईआर हजरतगंज कोतवाली में है जिसमें उसके पिता मुख्तार अंसारी भी नामजद है और वो शत्रु संपत्ति से संबंधित मामला है। इस मामले में, दोनों मामलों में देखें कि क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कितने नोटिस भेजे गए हैं पुलिस की तरफ से, कहाँ प्रॉपर हैंडओवर होता है विवेक की हमने देखा है। लगता है इस केस की फाइल पहले ही पहुंची थी, हैंडओवर हो चुका है। अब एक्शन की बारी आ रही है। ग्राउंड पर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी एबीपी गंगा के दर्शकों को हम सबसे पहले बताएंगे। विवेक, शुक्रिया तमाम खबर, तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे आयुषी का। चलिए बिल्कुल, अब बात करेंगे कैबिनेट की मंगल बैठक की। तो लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद होंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये बड़ी बैठक आज होने वाली है, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। सुबह 11 बजे लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है और चर्चा के बाद हो सकता है कि मोहर भी उन पर लगाई जा सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके सामने जो तमाम प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे। चलिए, ज्यादा डिटेल के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, ये रेगुलर मीटिंग भले होती हो लेकिन हर बार कोई ना कोई नई योजना पाइपलाइन में रहती है, उस पर मुहर लग जाती है। इस बार क्या जानकारी आ रही है कैबिनेट की इस बैठक को लेकर के? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मंगलवार का दिन वैसे भी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक के लिए रिजर्व है, यानी अधिकतर हमने देखा है कैबिनेट बैठकें मंगलवार को ही होती हैं और आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। 11 बजे लोक भवन में बैठक शुरू होगी। कई सारे, कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लग सकती है और अलग अलग विभागों के ये प्रस्ताव है। कुछ तो ऐसे हैं जो नियमों में संशोधन होना है विभाग में, जैसे अगर हम कहें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें कई बार नियमों में संशोधन के लिए भी वो कैबिनेट में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे पर्यटन विभाग है, उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, उसमें कुछ होटल्स को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। दूसरा एमएसएमई सेक्टर में, क्योंकि आपने देखा अभी हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो झंडे बनाने हैं वो भी एमएसएमई सेक्टर के जरिए ही लोगों को कहा गया है कि आप वहाँ से झंडे लेंगे, तो उसको लेकर एक प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ नगर विकास से जुड़ा हुआ कुछ प्रस्ताव है वो भी लाया जा सकता है। तो अलग अलग विभाग हैं, उनके प्रस्ताव आज कैबिनेट बैठक में लाए जाएंगे। इसके अलावा कल जिस तरीके से अगर हम कहें अगस्त महीने के लिए मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके जो मंडल है उसमें फेरबदल किया है, तो उस पर भी हो सकता है कि कुछ चर्चा जरूर हो। सारे कैबिनेट मंत्री जब रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आज जो मुख्य विभाग हैं जिनमें आज कैबिनेट से जुड़े जो प्रस्ताव लाए जाएंगे वो नगर विकास है, एमएसएमई है, पर्यटन है, इसके अलावा शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ प्रस्ताव है। तो इन प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा। अब कैबिनेट कितने प्रस्ताव अप्रूव करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 22-23 प्रस्ताव लाए जाते हैं तो 18 कभी अप्रूव होते हैं, कभी 20 होते हैं, क्योंकि जब कुछ कमियां लगती हैं तो कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं करता है। पर आज 11 बजे जब ये बैठक होगी तो माना जा रहा है कि 10 से ज़्यादा प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में लाए जाएंगे और हो सकता है कि सारे प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाए। बिल्कुल अनुभव, देखते हैं कि बैठक के बाद क्या अपडेट आती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा तमाम लोगों के लिए, आम जनता के लिए उत्तर प्रदेश की। शुक्रिया अनुभव, जो जानकारी आपने साझा करी है। और चलिए अब
खबर के लिए आयुषी का चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो आज लखनऊ में अपना दल एक अहम बैठक करने जा रहा है। मिशन 2024 के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बता दें आपको कि दोपहर 1 बजे से गांधी भवन में ये बैठक होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही संगठन से जुड़ी हुई कई घोषणाएं भी की जाएंगी। तो आज मंगलवार का दिन बैठकों का दौर, अपना दल एस की तरफ से भी आज एक बड़ी बैठक की जानी है और माना यह जा रहा है कि 2024 की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। साथ ही साथ संगठन से जुड़ी हुई घोषणाएं भी हो सकती है। क्या अपना दल की भूमिका रहेगी आने वाले समय में 2024 के लिए, इस पर भी चर्चा आज इस बैठक में की जा सकती है। तो मुख्य फोकस रहेगा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर। कैसे पार्टी आगे चलेगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या अहम भूमिका अपनी निभाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होनी है। तो ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। साथ ही साथ संगठन से जुड़ी हुई घोषणाएं भी आज अपना दल एस की तरफ से की जा सकती है। आइए अब बात कर लेते हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की। आज इस मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत से रिपोर्ट मांगी है। याचिका में विवादित परिसर के सर्वे कराए जाने की मांग है। याचिका मनीष यादव की ओर से दाखिल की गई है। इस पर अब सर्वे होगा या नहीं, इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम दिन है। सुनवाई होगी और इसके बाद ये अपडेट आएगी कि आखिरकार कोर्ट का रुख क्या रहता है। देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर पहले ही जिला कोर्ट को ये कह दिया गया है कि जितनी भी याचिकाएं हैं उनको फास्ट ट्रैक कीजिए, तेजी से सुनिए। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद सुनवाई है सर्वे की मांग को लेकर के। मथुरा से एक खबर है मुठभेड़ की, जहां मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके मौके से फरार हुआ है। बदमाश ने पुलिस कांस्टेबल के ऊपर नुकीले उपकरण से हमला भी किया है। कांस्टेबल शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल कांस्टेबल और मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए, मुठभेड़ की खबर मिल रही है इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात, जहां नुकीले हथियार से कांस्टेबल के ऊपर इस बदमाश ने हमला भी किया है। इस दरमियान कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, लेकिन इस पूरे मुठभेड़ के दौरान बदमाश पकड़ा गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की है। थाना मडुआ खेड़ा पुलिस और अवैध कब्जे, फर्जी बैनामा में जितने लोग अभियुक्त थे, उनका नाम बताया जा रहा है कार्तिक चौधरी। इनकी 2 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। आरोपी कार्तिक पर आधा दर्जन से अधिक मामले अलीगढ़ में दर्ज हैं। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कार्तिक नाम बताया जा रहा है। अब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। तो देखिए, लगातार धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। नकेल कसा जा रहा है अपराधियों पर, उनकी संपत्तियों पर। और इस वक्त 2 करोड़ 31 हजार की संपत्ति जब्त की है। जहां पति पत्नी पर जानलेवा हमले की खबर मिल रही है। सोरांव थाना क्षेत्र के जुडापुर दादू हाईवे के पास यह वारदात हुई है। लाठी डंडो रॉड से हमला किया गया है। बदमाश ने प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स की हत्या की है। प्रेम प्रकाश की पत्नी नीरजा देवी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट चुकी है। देखिए, प्रयागराज से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर लोगों की आप भीड़ दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। हत्या के बाद, इस वारदात के बाद पूरे इलाके की ये स्थिति है जो आपके सामने है। जावेद पंप की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज होनी है। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है, जहां पिछली सुनवाई पर वकीलों के बहस के लिए जो मोहलत मांगी गई थी, उसके बाद आज का दिन आता है, जहां प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप देवरिया जेल में बंद है।
जमानत हो या ना हो, इस पर आज सुनवाई का दिन है। अभी तक सभी आरोपियों की जमानत सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है और आज जावेद पंप के लिए भी जमानत पर आज सुनवाई का दिन है। पिछली सुनवाई की बात करें तो यह मोहलत मांगी गई थी, बहस के लिए वक्त मांगा गया था और आज वो दिन है, आज तारीख है जब जमानत अर्जी को लेकर के सुनवाई होगी प्रयागराज में। अगर इस पूरे मामले से जुड़े तो अब तक किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हो पाई है। सेशन कोर्ट से लगभग सभी आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है, लेकिन आज जावेद पंप की बारी है। सुनवाई की तारीख है, जहां जमानत मिले या नहीं इस पर सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां जावेद पंप की जमानत पर आज सुनवाई होगी। जावेद पंप देवरिया जेल में बंद है और अब प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जिसे माना जा रहा है जावेद पंप, देवरिया जेल में बंद, उसकी जमानत क्या होगी या नहीं इस पर सुनवाई का दिन है आज। कोर्ट ने आज की तारीख दी थी, आज सुनवाई होगी। इसी के साथ सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।